I start with the name of Allah who is very kind and merciful. My name is Wasim Akhtar. Today we are going to discuss some special things about the sets. सेट की डेफिनेशन हमने देख ली थी, सम स्पेशल काइंड ऑफ सेट पे भी हमने डिस्कशन कर ली। आज हम करेंगे डिस्कशन नंबर 1, कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट। इसके बाद हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट। देन हम देखेंगे सबसेट, सुपरसेट, सुपरसेट, एम्प्टी सेट, एम्प्टी, पावर। देन हम इसके बाद सिंगलेटन और इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं बाद में। स्टेप वाइज चलेंगे, कार्डिनैलिटी से हम स्टार्ट करते हैं। बाय द कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट व्हाट वी मीन्स अबाउट दैट स्टेटमेंट कि हमारा क्या मतलब होता है कार्डिनैलिटी ऑफ सेट से। इसका मतलब सिंपल, बिल्कुल सिंपल है कि कितने एलिमेंट किसी सेट के अंदर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी गिवन सेट है, उसमें जितने एलिमेंट आ रहे हैं उनको गिन के इकट्ठा उनकी तादाद लिख दें तो कार्डिनैलिटी होता है। मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक सेट से। फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास एक सेट है 1 2 3, देन इट्स कार्डिनैलिटी क्या होगी, एलिमेंट को गिन लें 1 2 3, कितने एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास 3, तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 3। कार्डिनैलिटी ऑफ ए को लिखते हैं COR, कार्डिनैलिटी इन शॉर्ट ऑफ ए इक्वल्स टू 3, या इस पर हम मॉड्स ब्रैकेट लगा के 3 लिखते हैं, तो मीन्स कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट ए इज़ 3। एक और सेट लेते हैं, उसकी चेक करते हैं। बी मेरे पास कोई एक सेट है 2 8 16 3 1 5 6 11, ये मेरे पास एक सेट आ गया बी। इसकी मैंने कार्डिनैलिटी चेक करनी है। कार्डिनैलिटी देखें, एलिमेंट ये नहीं देखना कौन सा बड़ा आ रहा है कौन सा छोटा आ रहा है, किस पोजीशन पे आ रहा है, हमने चेक करना है कि कितने एलिमेंट आ रहे हैं उसमें। इसके एलिमेंट को हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्डिनैलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या बन गई, इसमें जितने एलिमेंट थे 8 एलिमेंट थे। जब हमारे पास फाइनाइट और छोटे सेट होते हैं देन हमारे पास इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता कार्डिनैलिटी को फाइंड करना। लेकिन जब हम बढ़ते हैं जो काउंटेबल फाइनाइट सेट होते हैं या इनफिनाइट सेट की तरफ बढ़ते हैं, तब कार्डिनैलिटी का कंसेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। देखिए एग्जांपल लेते हैं नेचुरल नंबर के सेट की। सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, हमारे पास क्या होता है 1 से स्टार्ट होता है 2 3 अप टू 1। लेट से चल रहे तो मैं कहता हूँ कि n इसका लास्ट एलिमेंट आ गया। तो देखिए n की वैल्यू में क्या पता क्या उसकी वैल्यू है 1 2 3 अप टू 1 चल रहा है, तो अब कार्डिनैलिटी का कंसेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। मुश्किल इतना नहीं है, एक छोटी सी चीज़ है इसमें समझने वाली। कार्डिनैलिटी देखें आप नेचुरल नंबर पे थोड़ा सा गौर करें कैसे है 1 2 3, इसके बाद 4 5 6 अप टू 1 इस तरह चलता जा रहा है। ब्रेक कहाँ पे कर रहा है जाके एट द एंड, जो इसका एंड पॉइंट बन रहा है वो हमारे पास n बन रहा है। तो हम कार्डिनैलिटी ऑफ n को क्या लिखें कि कार्डिनैलिटी ऑफ n इक्वल्स टू n। किस तरह, जिस तरह यहाँ पे 1 2 3 एक सीक्वेंस से वैल्यू चल रही थी, 3 पे जाके स्टॉप हुई, हमारे पास कार्डिनैलिटी 3 बनी। यहाँ पे एक सीक्वेंस से चल रही है जाके स्टॉप होती है हमारे पास n पे, तो हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ n स्मॉल n, हमने इसको लेट कर लिया। यहाँ पे आप देखें गौर करें, सेट ऑफ होल नंबर पे जाते हैं तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन आती है। यहाँ पे सेट ऑफ होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 अप टू 1 n। इसमें क्या चीज़ आ रही है, बाकी सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं हमारे पास। एक चीज़ जो हमारे पास डिफरेंट आ रही थी वो क्या था, हमारे पास 0 एक डिफरेंट आ रहा है, यानी कि 0x में एडिशन कर दें n प्लस 1। n प्लस 1 कैसे बनेगी, आप नेचुरल नंबर पे देखें तो हमारे पास नेचुरल नंबर की n थी, नेचुरल नंबर में एक 0 मीन्स एक एलिमेंट एक्स्ट्रा कर दिया, हमारे पास कार्डिनैलिटी उसमें
एक ऐड कर दें n+1 बन गए। इस तरह जितने भी फाइनाइट सेट होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनकी कोऑर्डिनेट इसी मेथड से हम फाइंड करते हैं। फिर मसला आता है जब इनफिनाइट सेट की तरफ जाते हैं, तो इनफिनाइट सेट की कोऑर्डिनेटी को विद इन डिटेल एक सेपरेट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे, विद इन डिटेल हम उस पर काम करेंगे, तो हम बाद वाले लेक्चर में उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन फाइनाइट सेट की कोऑर्डिनेटी को इस तरह फाइंड करते हैं। इसी तरह अगर मैं आप लोगों के लिए असाइनमेंट छोड़ दूँ तो यहाँ पे अगर आप मुझे फाइंड कर दें कोऑर्डिनेटी ऑफ जी सेट ऑफ इंटीजर की कोऑर्डिनेटी क्या होगी, तो ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। बिल्कुल इसी मेथड से हम ये भी फाइंड करते हैं। बढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट की तरफ। सेट की डेफिनेशन सेट थ्योरी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिस पे पूरी सेट की डेफिनेशन एंड अप टू सो ऑन सेट की स्टडी डिपेंड करती है, वो चीज़ होती है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द सेट। तो उस वेल डिफाइंड के मीनिंग को समझने के लिए यूनिवर्सल सेट का होना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सल सेट उन मीनिंग्स को डिफ़ाइन करता है कि क्या ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल सेट इटसेल्फ हमारे पास क्या चीज़ होती है। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है द सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट दैट आर अंडर ऑब्जर्वेशन। द सेट ऑफ डेफिनेशन लिख लेते हैं, द सेट ऑफ all objects which are under observation, which are under observation, सिंपल सी डेफिनेशन, दो चार लफ्ज़ हैं, अल्फाज इसमें आ रहे हैं, वर्ड्स आ रहे हैं कि द सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट विच आर अंडर ऑब्जर्वेशन। कोई भी डेफिनेशन है उसमें हमारे पास की वर्ड होता है, तो की वर्ड इसमें हमारे पास आ रहा है द सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट विच आर अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी कि वो कौन से ऑब्जेक्ट होंगे जो अंडर ऑब्जर्वेशन है। मैं अगर बात करूँ इंटायर यूनिवर्स की, इस पूरी दुनिया की, तो इस पूरी दुनिया में अंडर ऑब्जर्वेशन ईच एंड एवरी थिंग दैट इज़ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स वो हमारे पास अंडर ऑब्जर्वेशन होती हैं। तो जब यूनिवर्स की बात करते हैं तो हमारे पास हर एक चीज़ यूनिवर्स के लिहाज से वेल डिफ़ाइन आ रही होती है, वेल डिफ़ाइन होती है वो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जो यूनिवर्सल सेट है वो मैंने पूरी यूनिवर्स को लेट कर लिया, उसके अंदर अब मैं कहता हूँ सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स दैट इज़ अ वेल डिफ़ाइंड, क्योंकि हम भी यूनिवर्स के अंदर रह रहे हैं। मैं कहता हूँ सबसे सरल ये कहूँ कि यूनिवर्स, इस दुनिया या इस यूनिवर्स की जितनी चीज़ें हैं वो इस यूनिवर्सल सेट के मुताबिक वेल डिफ़ाइन होगी, अगर मैं यूनिवर्स को यूनिवर्सल सेट मानूँ। यहाँ से थोड़ा सा आगे मैं अगर बढ़ूँ, देखिए मैं कहता हूँ कि मेरे पास यूनिवर्सल सेट मैंने लेट कर लिया द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यूनिवर्सल सेट। अब अगर इसकी हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सल सेट मेरे पास है सेट ऑफ ह्यूमंस। तो इसमें क्या आ रहा है, सेट ऑफ ह्यूमंस, ऑल ह्यूमंस, मेल फीमेल्स, ओल्ड यंग एडल्ट्स, किड्स चाइल्ड्स, सब कुछ इसमें आ रहा है। लेकिन इसमें दूसरे स्पेशीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ट्रीज़, गोड्स या दूसरे स्पीसीज इसमें नहीं आएंगे। अब देखें वैसे कोई यहाँ से उठ के कह सकता है कि द सेट ऑफ वुमेन्स, तो ये इसकी डेफिनेशन ठीक होगी इस यूनिवर्सल सेट के तहत, क्योंकि हम ऑब्ज़र्व किसको कर रहे हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन हमारे पास जो सारे ऑब्जेक्ट आ रहे हैं वो कौन थे, इंसान थे। दूसरा आदमी उठता है वो कहता है सेट ऑफ मेंस, सेट ऑफ प्लेयर ऑफ क्रिकेट टीम, सेट ऑफ प्लेयर ऑफ फुटबॉल, सेट ऑफ चाइल्ड, सेट ऑफ वुमेन स्टूडेंट्स, सेट ऑफ मेल स्टूडेंट्स, ETC वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें, वो सारे सेट की डेफिनेशन को फुलफ़िल कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर एक बंदा कहता है कि सेट ऑफ गोड्स,
सेट ऑफ गोड्स इस डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास इस यूनिवर्सल सेट के तहत हमारे पास सेट नहीं बनेगा। हालांकि अगर मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, जब वो यूनिवर्सल सेट मैंने लिया था, सेट ऑफ गोड्स यूनिक भी होंगे, डिफरेंट भी होंगे, वेल डिफाइंड भी होंगी, इनकी मीनिंग्स आ रहे होंगे हमारे पास। बिकॉज ऑफ दैट ये एक हमारे पास सेपरेट स्पीशीज़ है कंप्लीट। लेकिन जब हम अंडर द ऑब्जर्वेशन, मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन को किसी एक ख़ास स्पीशीज़ पे मुख्तस कर दिया, ह्यूमंस पे कर दिया, तो सेट ऑफ गोड्स मेरे लिए वेल डिफाइंड नहीं होगा। बकरियां इंसानों के लिहाज से वेल डिफाइंड नहीं होंगी। तो आई होप कि आपने यूनिवर्सल सेट और सेट की डेफिनेशन का रिलेशन आपस में समझ लिया होगा, आपके कंसेप्ट इसके मुताबिक क्लियर होंगे। यहाँ से थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि ये तो था जब हम यूनिवर्स को ऑब्ज़र्व करते हैं। यहाँ से मैं आपको नंबर सिस्टम से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मेरे पास सेट है, सेट ऑफ इंटीजर z, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है, सेट ऑफ इंटीजर है। इसको मैंने यूनिवर्सल सेट मान लिया, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है। देन एक दूसरा सेट लेते हैं ए सेट है मेरे पास -1 2 3। अब इसकी डेफिनेशन मैंने देखनी है, तो मेरे पास जो ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ है, अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑल ऑब्जेक्ट्स कौन से थे, इंटीजर, तो यहाँ पे मैंने देखने वो इंटीजर z होने चाहिए। उसके अलावा कुछ भी आएगा वो वेल डिफाइंड वाली स्टेटमेंट को फुलफिल नहीं करेगा, तो वहाँ से वो सेट की डेफिनेशन से ही बाहर चला जाएगा। -1 द पार्ट ऑफ z, 2 इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ z एंड 3 इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ z। तो हम क्या कहेंगे कि ए इज़ द सेट। सेट कौन सा, इंटीजर आ रहे हैं कौन से, -1 2 एंड 3। बात को मुख्तसर करें, यहाँ पे मैं एक सेट लेता हूँ b, इसके मैंने एलिमेंट ड्रॉ कर लिए 1/2 1/3। अब इसको देखें, इसकी शक्ल क्या बता रही है कि ये एक सेट है मेरे पास। कैसे, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट हो रहा है, कर्ली ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, कॉमा से सेपरेट है, 1/2 एंड 1/3 बोथ आर द डिफरेंट एंड वेल डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू द रियल नंबर। लेकिन जब मैंने यहाँ पे अपनी सारी ऑब्जर्वेशन या यूनिवर्सल सेट इंटीजर को मान लिया, मैंने खुद को मुख्तसर कर लिया, मैं इससे बाहर जा ही नहीं सकता, मेरी लिमिटेशन क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। तो इसके मुताबिक मेरे पास भी जो है वो सेट की डेफिनेशन को फुलफ़िल नहीं करेगा, ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि 1/2 हमारे पास होता है 0.5। इसी तरह 1/3 अगेन हमारे पास आ जाता है समथिंग इन द मीनिंग ऑफ 0.333 विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द z, जो z के एलिमेंट नहीं होते हमारे पास। सो क्या हुआ, b हमारे पास इसके यूनिवर्सल सेट अगर इंटीजर को माने तो b वाला हमारे पास सेट की डेफिनेशन को फेल कर जाता है। इसके बाद आती हैं इसकी नोटेशंस। यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट किससे करते हैं, तो यूनिवर्सल सेट को हम यूजुअली डिनोट करते हैं u से, कैपिटल U से, u। फिर इसके बाद u इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। अगर यूनिवर्सल सेट के आपके पास कंसेप्ट्स और मीनिंग क्लियर हो तो सेट थ्योरी में जितने हम आगे बढ़ते हैं कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते। लेकिन जब इसके मीनिंग्स और इसका रिलेशन उसके साथ, डेफिनेशन ऑफ सेट के साथ रिलेशन नहीं पता होगा, तो आपको हर जगह पे कन्फ्यूजन आएगी। इस तरह की स्टेटमेंट्स प्रूफ्स में भी आती हैं, थ्योरम्स में भी आती हैं और इन जनरल डेफिनेशंस में भी आएंगी, तो वहाँ पे प्रॉब्लम बनेगा। आई होप कि जो मैंने एक्सप्लेन किया इससे आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि इसका और सेट की डेफिनेशन का आपस में रिलेशन क्या था। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सल सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसके बारे में क्लियर मीनिंग्स होने चाहिए आपके पास। अभी चेक करते हैं हम सब सेट और इसकी सब डिवीजन की तरफ जाते हैं। सबसेट, सबसेट क्या होता है, देखिए मेरे पास एक सेट ए को मैं मान लेता हूँ कि चले सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लें। मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 अप टू सो ऑन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक और मैं सेट लिखता हूँ ए 1
2 3 4 5। अब क्या हुआ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है अप टू सो ऑन n तक चला जाता है। ए 1 से स्टार्ट हुआ और 5 पे जाके ख़त्म हो गया। मीन्स के एलिमेंट ए के जो एलिमेंट थे वो कौन से एलिमेंट से, कहाँ से हमने लिए थे, n से। तो क्या कहेंगे हम, ए इज़ द सबसेट ऑफ n, ए इज़ द सबसेट ऑफ n। दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह भी इसको बोलते हैं ए कंटेन इन n या n कंटेन्स ए, यानी कि हमारे पास जो एलिमेंट ए के हैं वो n के एलिमेंट हो तो ए सबसेट बन जाता है n का। इसी के बाद एक दूसरी टर्म हमारे पास यूज़ होती है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट हमारे पास क्या होता है, देखिए मेरे पास एक सेट था n, दूसरा सेट मैंने लिया a 1 2 3 4 5। तो प्रॉपर सबसेट वो होगा कि जो n के एलिमेंट, सॉरी इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ कि n के एलिमेंट आ रहे हों a में, लेकिन एट लीस्ट एक एलिमेंट n का ऐसा होना चाहिए जो a में ना हो, यानी कि n के एलिमेंट ज़्यादा हो और a के एलिमेंट कम हो, तो हम कहते हैं a इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ n। इफ़ a contain in n but cardinality of n is greater than that of cardinality of a, यानी कि n की cardinality नंबर ऑफ एलिमेंट n के अंदर ज़्यादा हो और a के अंदर कम हो, तो हम कहेंगे कि n a इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ n। यहाँ से सबसेट से पावर, सॉरी इसकी सुपर सेट की भी डेफिनेशन यहाँ से ही बनती है, सुपर सेट। सेम यही सारे मीनिंग होंगे। अगर ए सबसेट है n का, देन n इज़ द सुपर सेट ऑफ a। सुपर सेट इफ़ a contain in n, then n is the superset, superset of a and a is the subset of n। इसमें प्रॉपर और इनप्रॉपर का कुछ कंसेप्ट नहीं आएगा। अगर प्रॉपर सबसेट होगा तब भी n सुपरसेट होगा, अगर दूसरा सिर्फ सबसेट आ रहा है देन भी n उसका सुपरसेट होगा। इसके बाद देखते हैं हम पावर सेट को। पावर सेट की बात करें तो पावर सेट में हमारे पास क्या आता है, देखिए कुछ सेट, एक एनी सेट ले लेते हैं, एन 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो पावर सेट क्या होगा, पावर सेट क्या होता है, जो सेट ऑफ द सबसेट्स, यानी कि सेट ऑफ द सेट्स एन है, इसके सबसेट देखें, मुख्तलिफ मैं सबसेट लिखता हूँ विदाउट एनी नोटेशन, 1 2 3 4 1 2 3 4 again and like that 5 8 3 अप टू सो ऑन, इसी तरह चलता जा रहा है। ये मेरे पास इसके सबसेट बन रहे हैं n के। अगर इन तमाम सबसेट को मैं एक ही सेट के अंदर सेट की फॉर्म में लिख दूं तो मेरे पास क्या बन जाता है, पावर सेट। मीन्स कि यहाँ पे मैंने p ऑफ n लिख दिया और यहाँ पे मैंने अगेन ब्रैकेट्स लगा दी। अब यहाँ पे एक चीज़ जो अंडर द ऑब्जर्वेशन 1 एंड 2, जस्ट इस चीज़ को देखें, ये करली ब्रैकेट के अंदर इटसेल्फ एक सेट है, लेकिन जब ये सेकंड करली ब्रैकेट के अंदर आया तो ये एक एलिमेंट बनेगा। तो पावर सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सेट्स होते हैं। मींस यहाँ पे अगर मैं इसके एलिमेंट्स देखूँ तो इसके एलिमेंट होंगे एक ये वाला कंप्लीट सेट, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, इस तरह सोन चलते जाते हैं। लेकिन जब सिर्फ हम सेट की बात करते हैं, सब सेट की बात करते हैं, तो उसके एलिमेंट क्या होंगे, जैसे यहाँ पे मेरे पास 1 एंड 2 ये एक एलिमेंट है पावर सेट का, लेकिन इसके एलिमेंट कौन से हैं, 1 और
2, इसके 2 एलिमेंट है, लेकिन इसमें क्या एज अ होल सेट इसका एक एलिमेंट बना। तो पावर सेट हम जब फाइंड करते हैं किसी भी सेट का, हमने पावर सेट फाइंड करना होता है तो हम पहले उस सेट के सबसेट बनाते हैं, एट देन उसको करली ब्रैकेट्स में हम लिख देते हैं। फार्मूला क्या होता है कि कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है कि कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट आएंगे पावर सेट में। तो पावर सेट ऑफ n क्या होगा हमारे पास 2 पावर n। ये जो वेयर n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, मीन ये n कॉर्डिनैलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। देखिए अगर मेरे पास एक सेट है ना 1 2 3, तो इसका पावर सेट होगा, उसमें कितने एलिमेंट आएंगे पावर सेट में 2 पावर 3 विच इज़ इक्वल्स टू 8। इसी तरह जितने हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट होंगे उसमें हमने 2 की पावर ले लेनी होती है, तो पावर लेने के बाद जो उसका आंसर बनेगा इतने उसके एलिमेंट बनते हैं। तो वो सारे क्या होंगे इन द फॉर्म ऑफ सेट होंगे। वो हम बाद में डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह पावर सेट फाइंड कैसे करते हैं। डेफिनेशन को हमने देखना था, वो हमने देख लिया। इसके बाद आता है हमारे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की भी बहुत सारी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे पास। एम्प्टी सेट ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें कोई एलिमेंट हो ही ना, कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा, जस्ट हमारे पास इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं करली ब्रैकेट से, देन हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल फाई से। इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ़ अ सेट कंटेन्स नो एलिमेंट देन वी से दैट द सेट इज़ एम्प्टी। वजह क्या है कि अगर इसमें कोई सेट आ ही नहीं रहा तो एक क्वेश्चन आता है ये वेल डिफाइन वाले मीनिंग इस पर कैसे फुलफ़िल होते हैं। तो वो किस तरह फुलफ़िल होते हैं? एम्प्टी सेट में हम कोई भी ऐसा एलिमेंट फाइंड ही नहीं कर सकते जिसके ऊपर हम डिस्कशन करें कि ये हमारे पास अदर के हमारे पास डिफ़ाइन है या नहीं है। जब एक एलिमेंट मिलेगा उसके ऊपर डिस्कशन होगी। जब एलिमेंट हमें मिला ही नहीं जिस पे हमने डिस्कशन करनी है तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम कह देते हैं कि ये भी हमारे पास एक सेट है। इसको हम करली ब्रैकेट लगा के छोड़ देते हैं, इसमें कोई एलिमेंट हम रिप्रेजेंट नहीं करते और इसकी कोऑर्डिनेट 0 होती है एम्प्टी सेट की। लेकिन एम्प्टी सेट में एक फ़र्क है, अगर इस तरह लिखा हुआ हो तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं होगा। इसमें 0, इसमें एक एलिमेंट आ रहा है, इसके एलिमेंट यानी कि अगर ये मैं इस तरह कहता हूँ देन कोऑर्डिनेटी ऑफ ए मेरे पास 1 आएगी, लेकिन इसकी कोऑर्डिनेटी ए इक्वल्स टू दिस हो देन कोऑर्डिनेटी ऑफ ए इक्वल्स टू 0 होगी। तो ये इसमें इस तरह का फ़र्क है। इसके बाद आता है सिग्नेटन सेट। सिग्नेटन सेट हमारे पास कौन सा होता है? जैसे मैंने ये वाला सेट लिखा ए इक्वल्स टू करली ब्रैकेट एंड 0, यानी कि वो सेट जिसमें हमारे पास जस्ट एक ही एलिमेंट हो। द सेट ऑफ द फॉर्म दैट कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट इज़ कॉल्ड द सिग्नेटल सेट। तो जिसमें एक एलिमेंट हो सिग्नेट, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो एम्प्टी सेट। तो आज की डिस्कशन यही थी, इन्हीं सेट को हमने डिस्कस करना था। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे हम इसके ऑपरेशंस को वेन डायग्राम से देखेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इसकी हर स्टडीज़ की तरफ जाएंगे। इसमें हम ओपन सेट, क्लोज सेट, टोपोलॉजी, ग्रुप्स, मैट्रिक्स स्पेस, देन ये चीज़ें हम सारी इसमें लेके आएंगे। लेकिन इस सब कुछ जानने के लिए बेसिक्स, उसके सेट ऑपरेशन, उसकी सेट्स की टाइप्स, उसकी डेफिनेशन का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप इन चीज़ों को साथ साथ तैयार करते रहें। आई होप जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगी। आज तक के लिए यही था, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।